केंद्रीय विद्यालय संगठन में प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी केबीएस पीआरटी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग गणित विषय की तैयारी करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग गणित की तैयारी कैसे करेंगे, उसकी ये पूरी रूपरेखा लिखी गई है। हम लोग सबसे पहले आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से आपका 2018 वाले जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज 2017 वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे पेपर में गणित के प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। उसके बाद भैया क्या करेंगे, उसके बाद आपका ये पहले नंबर पे जो बेसिक है और तीसरे नंबर पे जो आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बेसिक में आपका एनसीईआरटी की कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 की बुक आती है और अगर आप हाई लेवल पर पढ़ना चाहते हैं तो कक्षा 9 और 10 की किताबों को भी आप पढ़ सकते हैं। पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको सिलेबस में दिया गया है, पीआरटी के सिलेबस में जो लिखा गया है, बस वही चैप्टर आपको इस एनसीईआरटी की किताब से पढ़ने की आवश्यकता है। तो हम लोग बेसिक और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट बाद में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग कौन से ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2017 में जितने भी प्रश्न आपके गणित के आए थे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि भैया केबीएस में हम लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर गणित की तैयारी कर रहे हैं तो 20 में से 20 नंबर आना चाहिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो आपका चौथा पोर्शन है जो कि 80 नंबरों का होने वाला है, उसमें गणित भी एक पार्ट है। इस 80 नंबरों में 4 सब्जेक्ट हैं, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका जो गणित आएगा वो 20 नंबरों का आएगा। तो 20 में से भैया 20 नंबर आपको लाना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और लॉजिक के साथ गणित को पढ़ेंगे। हमारे साथ आप बने रहिए। गणित आपकी कितनी भी कमजोर है, आपका यहाँ पर धीरे धीरे करके गणित आपको समझ में आने लगेगी, आप सीखने लगेंगे और जब सीखने लगेंगे तो आपको गणित पढ़ने में मजा भी आने लगेगा। ठीक है ना भैया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। देखो भैया, यहां पर आपके 2 शहर दिए गए हैं। पहला यहां पर आपका P लिखा गया है, यहां पर आपका Q लिखा गया है। ये 2 शहर हैं। इनके बारे में प्रश्न आपके सामने आ जाए तो उसको सॉल्व करना ही हमारा एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उसके बारे में थोड़ा सा सोच लीजिए, समझ लीजिए और वो क्या कह रहा है उसको जानने के बाद प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो अगर PQ 2 शहर हैं तो इनकी जो दूरी है वो हमेशा फिक्स रहेगी। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल और गुणे समय। ये आपका फार्मूला होता है। यही फार्मूला यहाँ पर फिट कर दीजिएगा जो आप प्रश्न पढ़ चुके होंगे। तो PQ शहर है, एक कार है जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है और 44 मिनट में शहर पहुंच जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक आपके प्रश्न का पहला पार्ट है। इसमें आप दूरी बराबर चाल गुणे समय का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका दूरी निकल आएगा। इस प्रश्न के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, पहला आपको हम बेसिक तरीका समझा रहे हैं कि आप फार्मूला लगाइएगा, दूरी निकाल लीजिएगा। दूसरी कंडीशन में जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है, यानी 50 थी, 5 बढ़ेगी तो 55 हो जाएगी। 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। दूरी आपको पता ही है तो समय आप निकाल लीजिएगा और बाद वाले समय से पहले वाला समय घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये एक बेसिक तरीका होता है जो कि कक्षा 6 और 7 का बच्चा भी कर सकता है। लेकिन हम लोग बड़े हो चुके हैं तो हम लोगों को कुछ नया तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना चाहिए। तो चलिए इसके लिए अब आपको कुछ नया तरीका सिखाने की कोशिश करते हैं। ये तरीका आप समझ गए, बेसिक मेथड से प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना भैया? चलिए कुछ नया तरीका सीखते हैं जिससे प्रश्न जो है जल्दी से सॉल्व हो जाए। देखिए, जहां पर आपका दूरी बराबर चाल गुणे समय का फार्मूला लगता है या दूरी चाल और समय दिया होता है और दूरी आपकी स्थिर हो, दूरी बदलने वाली ना हो, दूरी क्या हो, स्थिर हो, तो ऐसी कंडीशन में आपका एक कॉन्सेप्ट लगता है, अनुपात का एक कॉन्सेप्ट होता है कि चाल और समय में हमेशा विपरीत अनुपात होता है। देखिए, 2 शहरों की दूरी PQ है तो दूरी तो बदलेगी नहीं पहली कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में दूरी हमेशा सेम रहेगी, स्थिर रहेगी। तो दूरी अगर स्थिर रहती है तो चाल और समय में विपरीत अनुपात होता है। कहने का मतलब अगर चाल का अनुपात 1:B है, पहले चाल A थी बाद में चाल B है, तो समय का जो अनुपात होगा वो B:A होगा। चाल और समय में विपरीत अनुपात होता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन की चाल अगर A है और दूसरी कंडीशन की चाल B है तो जो समय का अनुपात होगा वो B:A होगा। ये एक कॉन्सेप्ट होता है अनुपात का। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपकी चाल दिया गया है,
ठीक है, यहाँ पहले लिखते हैं पहली कंडीशन में चाल क्या होगी और बाद वाली कंडीशन में चाल क्या होगी, यहाँ पर लिख देते हैं। चाल देखिए पहली कंडीशन कितना दिया है 50, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा पहली कंडीशन में है। दूसरी कंडीशन में आपकी चाल 5 किलोमीटर बढ़ जाती है, तो 50 में 5 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 55, तो 55 किलोमीटर हो गया। लेकिन हमें इसमें अनुपात से मतलब है, तो जब इसका अनुपात निकालेंगे तो 5 का भाग आपको देना पड़ेगा, तो 5 दहम्मा 50 और ये होगा 5 एकम 5 और 5 एकम 5 यानी कि 11 बार। तो चाल का अनुपात कितना निकल के आया भैया 10:11। और समय का अनुपात कितना निकल के आएगा, अगर चाल का अनुपात जो है 10:11 है, तो इस जो अभी आपने कॉन्सेप्ट समझा है उस कॉन्सेप्ट के अनुसार समय का अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा होगा 11:10 होगा। यानी पहली कंडीशन में समय का अनुपात कितना है 11, दूसरी वाली कंडीशन में समय का अनुपात कितना है 10। अगर चाल पे आए तो पहली कंडीशन में चाल का अनुपात 10 है और बाद वाली कंडीशन में समय चाल का अनुपात 11 है। ये चीज आप समझ गए। अब देखिए पहली कंडीशन में समय कितना लग रहा था 44 मिनट, समय कितना लग रहा था 44 मिनट, और पहली कंडीशन में समय का अनुपात कितना है 11, ये लिखा ना, तो यानी कि 11 अनुपात किसके बराबर है भैया 44 मिनट के बराबर है। ये हमारा टर्म्स एंड कंडीशन निकल आया। पहली कंडीशन का समय दिया था 44 मिनट, लेकिन हमारे अनुसार पहली कंडीशन में पहले स्थिति में जो समय का अनुपात है वो 11 है, तो 11 अनुपात किसके बराबर है 44 मिनट के बराबर है। इसमें 11 का भाग कर देंगे तो 1 अनुपात बराबर 4 मिनट के बराबर हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिए कितना समय बचा हमें निकालना है, इसको जरा समझ लीजिए कितना समय बचा है ये हमें निकालना है। जरा समझिए यहाँ पर ध्यान देखिए, पहली कंडीशन में ये जो अनुपात लिखा है यहाँ पर देखिए, ये जो अनुपात लिखा है यहाँ पर देखिए, पहली कंडीशन में समय का अनुपात कितना है 11, दूसरी कंडीशन में समय का अनुपात कितना है 10, तो पहली कंडीशन में समय का अनुपात 11 है, दूसरी कंडीशन में समय का अनुपात 10 है, तो समय कितना बच रहा है एक अनुपात बच रहा है, 1 अनुपात बच रहा है ना, बच कितना रहा है 1 अनुपात की बचत हो रही है। और हमें निकालना क्या है कितना समय बचा यही निकालना है, यानी आपको 1 अनुपात की वैल्यू निकालना है। और 1 अनुपात की वैल्यू देखिए आप लोग निकाल चुके हैं, ठीक है। तो 1 अनुपात की वैल्यू समय की कितनी बचत हो रही है 1 अनुपात की बचत हो रही है, और 1 अनुपात की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 4 मिनट। कहाँ पर है विकल्प डी में है, तो विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई कैसे करना है। तो इस अनुपात के तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करना है। ये अगर अनुपात का आप तरीका समझ जाएंगे तो मात्र 5 से 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट अनुपात लिख लेना है, तुलना कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये तरीका नहीं समझ में आया है तो बेसिक तरीका आपके पास है, वहां से भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपके सामने है। अच्छा देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और गणित के प्रश्न में रीजनिंग का प्रश्न आ गया है, लेकिन चलो क्या करें सॉल्व कर ही लेते हैं। तो इसमें भैया सीरीज बन रही है, आपका ये वाला टर्म खाली है, ये वाला गोला खाली है और 9 के बगल वाला गोला खाली है। इनमें क्या आपका भरा जाएगा ये आपको बताना है। एक सीरीज बन रही है, सीरीज का क्या क्रम होगा थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए। क्या क्रम हो सकता है भैया, चलिए हम पहले बड़ा बड़ा लिख देते हैं। ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 है, उसके बाद एक खाली स्थान है 6 के बगल में, फिर आपका 9 है और 9 के बगल में खाली स्थान है। और अब आपको बताना है यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ठीक है। देखो भैया ये 8 से हमने क्या किया आधा कर दिया, क्या किया है आधा किया, ये आधा लिखा है, इसको हटाओ मात्रा, आधा किया तो कितना आया आपका 4 आ गया। अब 4 का क्या किया हमने 3 गुना किया है, कितना हो गया 12। तो पहले आधा करना है, फिर जितना आएगा उसका 3 गुना कर देना है। तो 12 का फिर क्या करेंगे आधा करेंगे तो कितना आएगा 6 का फिर 3 गुना करेंगे, कितना गुना करेंगे 3 गुना, तो कितना हो जाएगा 18 का फिर आधा करेंगे, हाफ कर देंगे यानी 1/2 कर देंगे तो 9 आएगा। 9 का फिर 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। यही यहाँ पर क्रम बन रहा है। ज़्यादा समझने में ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, डायरेक्ट हम लोग समझा दिए हैं कि भैया 18 और 27 आपका आएगा। 18 27 विकल्प भी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। यही यहाँ पर काम आपको करना था, ठीक भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देख लिए आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जैसा आप लोगों को पता है कि आपका जो पेपर होगा टोटल 180 प्रश्नों का होगा, ठीक है। 180 प्रश्नों का टोटल आपका पेपर होने वाला है। इस 180 प्रश्नों की तैयारी करने के लिए
आपको एक ऐसी किताब की आवश्यकता होगी जिसमें संपूर्ण सिलेबस को एक ही किताब में दिया गया हो। इसके लिए चक्षु पब्लिकेशन द्वारा एक स्टडी गाइड निकाली गई है जो नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित है। आपका मार्केट में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो आपका 4 साल पहले जो पेपर हुआ था उस पाठ्यक्रम पर उन्होंने अपने सिलेबस को छाप दिया है। इसलिए आपको अपनी तैयारी के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित एक किताब की आवश्यकता होगी। इसके लिए चक्षु पब्लिकेशन KBS PRT की तैयारी के लिए एक स्टडी गाइड लेकर आए हैं। यह किताब आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसे आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहें तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो किताब को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इस किताब की विशेषता यह है कि आपको 4-5 किताबें खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पूरा जो पाठ्यक्रम है एक ही किताब में आपको उपलब्ध किया जा गया है। ठीक है, तो एक ही किताब से पूरे पाठ्यक्रम को आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है एक सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से, सुसंगठित रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं। ये किताब आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इस किताब को आप सभी लोग खरीद सकते हैं। तो ठीक है, ये महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। कौन संख्या समूह से अन्य अंकों से किस रूप से भिन्न है? अच्छा देखो, ये भी एक रीजनिंग का प्रश्न आ गया भैया, तो चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है, क्योंकि देखिए KBS में क्या होता है, कौन सा रीजनिंग का प्रश्न है, कौन सा किस चीज़ का प्रश्न है, इसको आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें दोनों मिक्स आता है। बढ़ते हैं आगे, इस प्रश्न पर ध्यान देते हैं। देखो 27 है, 3 का घन है, 64 है, 4 का घन है, और ये आपका 5 का घन है, 216 6 का घन होता है, 343 जो होता है वो 7 का घन होता है, लेकिन 100 जो होता है किसी भी संख्या का घन नहीं होता है, ये 10 का वर्ग होता है। तो जो 100 लिखा है ये वर्ग संख्या है। ठीक है, 100 लिखा है जो वर्ग संख्या है, बाकी की सभी घन संख्याएं हैं, यानी कि इसमें भिन्न कौन है, 100 है। आपका विकल्प बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं भैया अगले प्रश्न पर। प्रश्न को आप सभी लोग देख लीजिए। पाइप ए एक टैंक को 20 मिनट में भरता है और बी उसे 16 मिनट भरता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना अनुमानित समय लगेगा? अच्छा, ये जो पाइप है ना, इनको आदमी से आप तुलना कर सकते हैं। इसको हम लोग अपने शब्दों में अगर प्रश्न को कन्वर्ट करें तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी किसी काम को 16 दिन में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को जो है अपने शब्दों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका फार्मूला हम आप सभी लोग जानते हैं। इसको साधारण तरीके से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर साधारण तरीके से नहीं करना है तो इसका फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं कि a गुणा b कर दीजिए और उसके बाद क्या कर दिए, नीचे a + b जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आपका कितना है पहले कंडीशन में, a की वैल्यू है 20 और b की वैल्यू कितना 16, और 20 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, आपका हो जाएगा 36। इसे कैंसिल आउट करते हैं, कैसे करें, 4 से। ठीक है, तो 4 9 36 और 4 पंचे हो जाएगा 20 और 16 पंचे हो जाएगा 80। 80 बटे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 का आप भाग कर दिए तो 9 8 72, फिर हो जाएगा 80, 9 8 72, फिर 9 8 72। इतना मिनट हमारा आंसर आ रहा है। आपको जो प्रश्न में निकालना था वो अनुमानित समय निकालना था। अनुमानित मतलब होता है लगभग में, तो लगभग 8.88 मिनट हमारा आ रहा है और ये लगभग में 9 के बराबर है, इसलिए 9 मिनट हमारा आंसर होगा। एग्जैक्ट आंसर आपके प्रश्न में नहीं दिया गया है, अनुमानित आंसर दिया गया है। इस प्रश्न को साधारण तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, जो आप लोग दिन और क्षमता निकाल के करते हैं उस तरीके से भी। लेकिन ये वाला फार्मूला आप याद रख लीजिए, जब इस तरह के साधारण प्रश्न आ जाए तो ये छोटा सा फार्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। रमेश एक काम को 10 दिन में करता है, उसकी बहन वो 12 दिन में करती है। इन दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया तो कितना काम अधूरा रह गया? तो पहले प्रश्न को यहाँ से यहाँ तक आप पढ़िए और दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। वही फार्मूला लगाना है,
कौन सा, a गुणे b, और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे ये हमारा निकल आएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 12, और कितना हो गया, नीचे कितना है इसको जोड़ दीजिए 12 और 10, तो हो जाएगा आपका 22। इसको कैंसिल आउट करिए 2 से, तो ये 5 बार और ये हो जाएगा आपका कितना बार, 11 बार, और 12 पंचे 60, 60/11 दिन। तो 60/11 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, एक वर्क। इस बात को ध्यान दीजिए, एक काम दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म करेंगे, 60/11 दिन में खत्म करेंगे। हमने काम कितना किया है, 5 दिन काम करेंगे, तो अगर पूरा काम करेंगे तो 60/11 दिन लगेगा। इस चीज को समझ रहे हैं आप, लेकिन काम हमें पूरा नहीं करना है, सिर्फ 5 दिन करना है। ठीक, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए कि 60/11 दिन में कितना करता है, एक काम, यानी एक वर्क। ठीक है, तो 5 दिन में कितना करेंगे, तो 5 दिन, 5, अच्छा इसका आप जानते हैं क्या होता है, 5 का यहाँ ये वाली जो संख्या होती है 1, इसका गुणा हो जाता है, और इधर वाली जो संख्या होती है इसका भाग हो जाता है। तो 60 नीचे आएगा और 11 नीचे रहेगा, जो कि पलट के आपका ऊपर चला जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 बार, तो कुल मिला के आपका आएगा 11/12 काम, यानी वर्क इसको लिख देते हैं, काम को वर्क लिख देते हैं। तो कहने का मतलब है, अगर हमें 60/11 दिन काम करते तो एक काम खत्म होता, लेकिन हमने काम किया कितना किया, सिर्फ 5 दिन किया। तो अगर 5 दिन काम करेंगे तो हमें 11/12 काम खत्म होगा। तो शेष कार्य कितना, हमें तो शेष से मतलब है ना, हमारा क्या पूछा जा रहा है, शेष कार्य। तो शेष कार्य कितना है, कितना काम अधूरा रह गया, यानी बचा कितना काम है। तो हमारा कितना काम था, एक काम हमारा पहले था, और 5 दिन में खत्म कितना हुआ है, 11/12 काम खत्म हुआ है। तो बचा कितना है, 5 यहाँ 12, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1 के पास 12 जाएगा, फिर 11 घट जाएगा, तो 1/12 जो है वर्क आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो 1/12 वर्क आपका बचा हुआ है, कहाँ पर है, आपका विकल्प डी में है। विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। बात समझ आया, बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रश्न को किया है। पहले दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करेंगे उसको निकाल लिया है, फिर हमें पता है 60/11 दिन में एक काम होता है, तो 5 दिन में कितना काम होगा, 11/12 निकल आया। अब शेष काम कितना है, बचा कितना है, तो भैया 5 दिन में 11/12 खत्म हो गया, और था कितना काम, एक काम हमारा था, तो एक में से 11/12 घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं। दूसरे तरीके से भी इस प्रश्नों को समझाया जा सकता है। देखिए, एक प्रश्न करने के कम से कम 3-4 तरीके होते हैं, तो अगर आपको एक तरीके से प्रश्न नहीं समझ में आता है तो उसके दूसरे भी तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो भी सबसे आसान तरीका होता है उस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक पेंसिल कीमत, और पेन और पेंसिल की यहाँ पर बात हो रही है, 5 गुना है। ठीक है, इसको अनुपात के तरीके से लगाते हैं। देखिए भैया, ये सिंपल तरीके से भी प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर इस प्रश्न को अनुपात के तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। x मानकर इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन x मानकर हम प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे, जो है अनुपात वाला मेथड यहाँ पर लगाएंगे। आप लोग x मान के प्रश्न को पहले सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद जो हमारा मेथड है उसको भी देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए भैया पेन, और इस तरफ लिख दीजिए पेंसिल। ध्यान समझिए, ठीक है। एक पेन की कीमत पेंसिल कीमत की 5 गुनी है, यानी कि अगर पेंसिल कीमत 1 का अनुपात है तो पेन की कीमत में 5 का अनुपात है। 5 गुना का मतलब 1:5 का अनुपात है। पेन और पेंसिल में 5:1 का अनुपात है, पेंसिल और पेन में 1:5 का अनुपात है, यानी पेंसिल अगर 1 रुपए की है तो पेन हमारा 5 रुपए का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कीमत हो गया। खरीदा कितना है, 8 पेन और 4 पेंसिल उसने खरीदा। कितने में खरीदा, 132 रुपए में। तो एक पेन की कीमत कितनी है, 5 रुपया। खरीद कितना रहा है, 8 पेन खरीद रहा है। अनुपाते एक पेंसिल कीमत है 1 रुपया, खरीद कितना रहा है, 4 पेंसिल खरीद रहा है, और कुल रुपया कितना दे रहा है, 132 रुपया वो खर्च कर रहा है। ये रुपया लिखा है, कभी कभी राइटिंग गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें अनुपात में अभी हैं, तो 8 पंचे हो जाएगा 40, यहाँ पर हो जाएगा 4 बराबर कितना हो गया, 132 ये रुपया है। ठीक है, तो ये हो गया 44 अनुपात किसके बराबर है, 132 रुपए के बराबर है। ये आपने निकाल लिया। अब इसमें आपको 44 अनुपात 132 रुपए के बराबर है,
तो 5 पेन और एक, हाँ इसमें 44 का भाग कर दीजिए, सीधा सीधा भाग कर दीजिए 44 का, तो 3 बार जाएगा, तो एक अनुपात बराबर कितना हो गया, 3 रुपया के बराबर हो गया। एक अनुपात किसके बराबर हो गया, 3 रुपये के बराबर हो गया। इसमें हमने 44 का सीधा सीधा भाग कर दिया है। चाहे तो आप ऐसा करिएगा कि एक बार आप 11 का भाग करिएगा और फिर आप 4 का भाग करेंगे, तो एक अनुपात 3 रुपये के बराबर आपका निकल आया। एक अनुपात जब आपका 3 रुपये के बराबर निकल आया, तो यानी कि पेंसिल कीमत एक अनुपात थी, तो एक पेंसिल कीमत कितनी हो गई भैया, 3 रुपया हो गई, ये आपका निकल आया। और पेन की कीमत कितनी थी, 5 रुपये। पेन में कितना अनुपात था, 5 का अनुपात था। एक अनुपात 3 के बराबर है, तो 5 अनुपात कितने के बराबर हो गया, 15 रुपये के बराबर हो गया। ठीक है, तो एक अनुपात की वैल्यू 3 रुपया, और यानी पेंसिल कीमत 3 रुपया, और पेन का अनुपात कितना था, 5। एक अनुपात 3 के बराबर है, तो 5 अनुपात 5 15, यहाँ पर 5 15 होगा। ठीक है, तो पेन की कीमत 15 रुपया, पेंसिल कीमत 3 रुपया आपका निकल आया। अब निकालना क्या है, 5 पेन निकालना क्या है, 5 पेन। एक पेन की कीमत 15 रुपया है और 5 पेन का निकालना है। ठीक है, प्लस और का मतलब होता है जोड़ने का निशान, और का मतलब होता है प्लस का निशान। 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल कीमत है 3 रुपया, 5 पेंसिल की कीमत निकालना है, तो गुणा कर दीजिए, तो 15 पचे हो गया 75, और 5 3 15 हो गया, और 75 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया, 90 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। 90 कहाँ पर है, विकल्प डी में है, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि इस प्रश्न को आप एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ नए तरीके से प्रश्न को सॉल्व किया है। ये नए जो तरीके हैं, अनुपात वाला, प्रतिशत वाले, ये जो नए नए तरीके हैं, नए तरीकों को सीखिए। आपको जब सीख जाएंगे ना, तो गणित पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आने लगेगा। इसके आगे के जो प्रश्न है उसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। तो ठीक है, अपने दोस्तों में भी वीडियो लेक्चर को आप शेयर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।